नमस्कार, जय हिंद। आज पॉलिटी के हैंड रिटेन घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स है जो आपको पीडीएफ वाइज दिया जाएगा। और यह जो इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो एग्जाम में आया हुआ पीवाईक्यू होगा। और ये बीपीएससी एईडी और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। जैसे कि इसमें हम उद्देश्य यानी कि उद्देशिका के बारे में हम चर्चा करेंगे। संविधान की प्रस्तावना के बारे में, संविधान के जो प्रस्तावना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आया हुआ है इसी का शॉर्ट नोट्स है। हम इसी को समझाने की प्रयास करते हैं कि आखिर प्रस्तावना है क्या। देखिए प्रस्तावना क्या है। मान लीजिए कि ये संविधान है, ठीक है। अब इस संविधान के एक पेज में समराइज किया गया है इसको कि आखिर इस संविधान में क्या क्या बात है। इस सभी बात को एक पेज में इसको समराइज किया गया है। मान लीजिए कि कोई बुक होता है तो बुक होता है, इसी बुक में एक पेज होता है विषय सूची की। विषय सूची होता है कि जो भी किताब में अंदर जो भी बातें हैं उसी बात को विषय सूची में लिखा जाता है ना। वही क्या है, एक पेज में जो विषय सूची होता है उसी को हम संविधान के जो एक पेज में जो होता है उसी को हम प्रस्तावना बोलते हैं। तो आप ये बात स्पष्ट रूप से समझिए कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना एक बुक के, एक किताब के एक पेज में जो विषय सूची होता है उसी को हम प्रस्तावना बोलते हैं। यानी कि संविधान के एक पेज में जो भी संविधान के अंदर जिन आदर्शों, जिन बात को संविधान सभा द्वारा लिखा गया है उसी बात को एक पेज में हम इस प्रस्तावना को पढ़कर समझ सकते हैं कि आखिर संविधान के अंदर किन आदर्शों, मूल्य को लिखा गया है। तो चलिए हम प्रस्तावना के बारे में, इसी से क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रस्तावना के बारे में। तो हम प्रस्तावना के बारे में देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। चलिए उद्देशिका 42 संविधान संशोधन से इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना की विशेषता क्या है इसमें, तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह प्रस्तावना ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव को ही उद्देशिका बनाया गया, यानी कि इसमें नेहरू द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था, बाद में इसको उद्देशिका बना लिया गया, यानी प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया 22 जनवरी 1946 को। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, यानी कि जो भी इसमें प्रावधान है ये अन्य संविधान के अंदर जो भी प्रावधान है उसको रद्द नहीं कर सकता। रद्द कैसे करेगा समझिए ना। मतलब कि किसी भी किताब का विषय सूची होता है तो विषय सूची किताब के अंदर बातों को थोड़ी ना काटेगा, उसी का ना प्रतिबिंब, उसी का ना शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो इसलिए प्रस्तावना किसी प्रावधान को, संविधान के अंदर जो भी प्रावधान है उसको रद्द नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। केशवानंद भारतीय मामला में उद्देशिका का उपयोग संविधान की अस्पष्ट क्षेत्रों की परिभाषित करने में किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए उद्देशिका का प्रयोग संविधान की अस्पष्ट क्षेत्रों, माने कि संविधान को समझने में कठिनाइयाँ आ रही है तो हम प्रस्तावना को और प्रस्तावना को पढ़ कर ये समझ सकते हैं कि आखिर इस जो संविधान के अंदर जो भी बातें हैं उसका मतलब क्या हुआ। यानी कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगी संविधान को पढ़ने में हम, तो उसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेंगे तो दूर हो जाएगा। उद्देशिका प्रस्तावना का विधिक रूप है। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है कि लागू नहीं किया जा सकता। मान एक भी बात, और एक और बात, मान लीजिए कि विषय सूची है, प्रस्तावना है, तो इसमें जो भी बात है इसको आप न्यायालय में, यानी कि किसी भी न्यायालय में इसको आप लागू नहीं कर सकते हैं। प्रस्तावना का लक्ष्य क्या है, तो प्रस्तावना बनाने का लक्ष्य क्या है इसको समझते हैं। प्रस्तावना में जो होता है न्याय की बात किया गया है, तो किन न्याय की बात किया गया है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन स्वतंत्रता की बात की गई है, तो इसमें विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है इस प्रस्तावना में। असमानता, कौन कौन समानता की बात प्रस्तावना करता है, तो इसमें प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता का
या अवसरों की समानता की बात प्रस्तावना करता है। व्यक्ति की गरिमा को भी प्रस्तावना सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति की गरिमा बना रहे। इसके आगे प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। सही बात है, इस बात को समझ रहे हैं आप कि संविधान की उद्देश्य यानी कि संविधान का जो लक्ष्य है उसको प्रतिबिंबित कौन करता है, प्रस्तावना करता है। इसमें आदर्शों की व्याख्या की गई है, जैसे कि इसमें आदर्शों की व्याख्या की गई है। मूल अधिकार में आपकी इन आदर्शों की प्रस्तावना में जो भी आदर्श है, जो भी आदर्शों की व्याख्या की गई है, यह आपको मूल अधिकार में देखने को मिलेगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलेगा और मौलिक कर्तव्यों में भी आपको इस आदर्शों की व्याख्या इस तीन जैसे कि मौलिक अधिकार हो गया, राज्य की निर्देशक तत्व हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य होगा। इस तीनों में आप देख सकते हैं कि प्रस्तावना में जो भी बात कही गई है ये आपको मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों में देखने को मिलेगा। प्रस्तावना में जो आर्थिक न्याय की बात की गई है यह आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा संविधान के अंदर, तो ये आपको प्रस्तावना में मिलेगा और नीति निर्देशक तत्वों में मिलेगा। यानी कि जो आर्थिक न्याय की बात की गई है आपको नीति निर्देशक तत्वों में मिलेगा। ठीक है, आगे प्रस्तावना में शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है। यानी कि प्रस्तावना माने कि संविधान के अंदर जो शासन करने का तरीका बताया गया है उसके उद्देश्यों को उल्लेखित करता है। यानी कि आप किस प्रकार से शासन करेंगे, इसका उद्देश्य क्या होगा, यह सब प्रस्तावना में बताया गया है। तो यह रहा आपका प्रस्तावना के बारे में रहा, जो एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आएगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, आपका इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। ठीक है, जय हिंद।